नमस्कार, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। भारत ईरान का मित्र है और इजराइल का भी। भारत के हित पश्चिम एशिया में हैं और अमेरिका में भी हैं। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के ऐन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल में थे, तो युद्ध शुरू होने के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से संपर्क में आने वाले दुनिया के चंद नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल। सवाल है कि जब पश्चिम एशिया में हालात काबू से बाहर हैं, तब अपनी कूटनीति से भारत किस हद तक संकट से बचा रह सकता है। जब देश का विपक्ष युद्ध के बीच सरकार को कई मोर्चों पर घेर रहा हो और सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा हो, तब राजनीति का कितना असर कूटनीति पर पड़ेगा। आखिर संतुलन की कूटनीति में भारत कितना सफल है, आज इसी पर हल्ला बोल करेंगे। पहले ये रिपोर्ट। मध्य पूर्व में जंग, भारत में सियासी युद्ध। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। सरकार की विदेश नीति पर विपक्ष का हमला। भिखारी बन गए। कहाँ तो हम दोस्त थे ईरान के साथ दोस्ती निभाई होती तो सब कुछ हमारे हाथ में रहता। चाइना तो कोई भीख नहीं मांग रहा उनसे। चाइना को तो इन्होंने बिल्कुल साफ रास्ता दिया, क्योंकि वो दोस्ती निभाने वाले लोग हैं। हम उनके बुरे वक्त में खड़े नहीं हुए। उनके सुप्रीम लीडर के लिए 2 लफ्ज मौत के ऊपर संवेदना के लिए हमारे प्रधानमंत्री के पास नहीं थे, और उसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है। ईरान के राष्ट्रपति से पीएम मोदी की अहम बात। अराकची से जयशंकर की कई राउंड बात। होर्मुज से भारतीय जहाजों के निकलने का रास्ता होगा साफ। क्या कूटनीति से सरकार साथ पाएगी देश का हित, या विपक्ष के आरोपों में है दम? वैश्विक स्थिति से भी जो संकट उत्पन्न होता है ना, उसके लिए भी वो विपक्ष को, जिस राज्य में कांग्रेस है कांग्रेस को, जहां लेफ्ट है लेफ्ट, अभी हमारा चुनाव चूंकि हो गया है ना, तो आरजेडी का भी नाम लेते हैं। आज गौरव भाटिया जी, पहला प्रश्न आपसे यही है जो मैंने पूछा कि देखिए, अगर भारत कह रहा है कि भाई हम संतुलन बनाकर रख रहे हैं रिश्ते में, हम अमेरिका इजराइल के भी खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ईरान में भी चाहे राष्ट्रपति पेजेश्कियान हो जिनसे प्रधानमंत्री की बातचीत हुई है, या फिर विदेश मंत्री अब्बास अरागची जिनसे एस जयशंकर बात कर रहे हैं, ये संतुलन क्या भारत के हित में है? क्या ये भारत को इस एनर्जी क्राइसिस में कोई मदद पहुंचाएगा? इससे कोई सफलता मिल रही है तो बताएं। अंजना जी, क्योंकि आपने कूटनीति से शुरुआत करी, तो मैं आज कहूंगा कि जब जयशंकर जी की बात ईरान के विदेश मंत्री जी से हुई है, और हम देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति है कि भारत स्ट्रैटेजिक साइलेंस भी रखता है और खामनेई की जो डेथ होती है उसको कंडोल भी करता है, और जिस भी देश से बात करनी है, खाड़ी का कोई भी देश हो, उससे बात भी करता है, यही सही कूटनीति है। और मैं समझता हूं विपक्ष के लिए आज आत्मचिंतन का समय है, और वो इसलिए है, हमने देखा सोनिया गांधी किस तरह से एक दबाव बना रही थी, नकारात्मक राजनीति कर रही थी कि भारत को इस युद्ध में पक्ष लेना चाहिए एक देश का। क्यों? मैं समझता हूं आज अगर भारत मजबूती से खड़ा है और कोई एनर्जी क्राइसिस नहीं है, तो उसकी वजह एक स्पष्ट विदेश नीति है जिसमें हम भारत का हित और नागरिकों का हित देख रहे हैं। अब हम लोग एनर्जी क्राइसिस पे आते हैं। जो तथ्य हमारे सामने रखे गए हैं मंत्रालय द्वारा भी, और पार्टी के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद जी ने भी ये बात रखी। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रूड ऑयल की कोई कमी भारत में नहीं है। आम जनता को क्या बढ़ा हुआ दाम देना पड़ रहा है? नहीं। हमारे पास 8 हफ्ते के रिजर्व हैं। ये अपने आप में दर्शाता है किस तरह से प्रोएक्टिवली, दूरदर्शिता दिखाते हुए ठोस निर्णय लिए गए। आज जो चैनल पे सबसे बड़ा एक समस्या बताई जा रही है विपक्ष द्वारा, वो है एलपीजी
और पीएनजी और सीएनजी। तो मैं तमाम कार्यक्रम देख रहा था और मैं दर्शकों को भी ये बात कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात, विपक्ष जितना भी प्रयास कर ले पैनिक बटन दबाने का, विपक्ष की बत्ती गुल है, लेकिन भारत की बत्ती गुल नहीं है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये विपक्ष का काम है। कोविड की महामारी हो चाहे ये युद्ध हो, बार बार पैनिक फैलाओ, लेकिन जनता देख सकती है कि इनके इरादे अच्छे नहीं है, नेक नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं वो भारतीयों के हित में कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात हमें समझना होगा, एलपीजी का जो उत्पादन घरेलू है, इसमें करीब 30%, देखिए अंजना जी, 11 मार्च को 25% ये ज्यादा था जो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे थे, 12 मार्च को 28% और आज 30%। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भारत स्वयं में भी इतना सक्षम है कि हम लोग सुनिश्चित करेंगे जो घरेलू गैस है उसमें किसी को दिक्कत ना हो। लेकिन जमाखोरी की बहुत तस्वीरें आ रही हैं। हाँ, वो गौरव जी कौन रोकेगा? आप ही सरकार है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब जमाखोरी पे मैं एक बात कहूंगा। जहां तक घरेलू गैस की बात है, कोई कमी नहीं है। और एक अपील की गई है अंजना जी, जो बात मैं पूरी करना चाह रहा था, वो बात यह है कि पीएनजी जो पाइप्ड नेचुरल गैस है, इसकी तरफ लोग जाएं। जमाखोरी की जो आप बात करते हैं, मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। झांसी में 524, उत्तर प्रदेश में ये ट्रक गायब बताया जा रहा था जिसमें कि गैस सिलेंडर थे, ये पकड़ा गया। हापुड़ में आप सुनिएगा, समाजवादी पार्टी के एक लीडर है अब्दुल रिहान, इन्होंने 32 गैस सिलेंडर होर्डिंग कर रखी थी, इनको पकड़ा गया। क्या आज अखिलेश यादव को सामने आके माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या अखिलेश यादव को ये नहीं भदौरिया जी वो सीधा चाहिए? आरोप लगा रहे हैं, एक जवाब आप दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भदौरिया जी वो कह रहे हैं कि आपका नेता, आपका कार्यकर्ता, वो कह रहे हैं कि जमाखोरी कर रहा था। अनुराग जी, देखिए सवाल ये है, फिर से लगी कतार है, फिर से मारामार है, जनता फिर परेशान है और बीजेपी कहती है विपक्ष जिम्मेदार है। अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है। ये कहिए आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अगर कोई कालाबाजारी करता है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है उसको पकड़ना, उसको जेल में डालना, चाहे कोई भी हो। आप ये कह के नहीं बच सकते। ये जो लाइनें लगी हुई है ना सिलेंडर, ये लाइनें लगी हैं जो आपका चैनल आज तक भी दिखा रहा है, दूसरे चैनल भी दिखा रहे हैं, तो ये क्या अफवाह फैला रहे हैं? क्या मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से, सारे चैनल अफवाह फैला रहे हैं। 60 रुपए आपने बढ़ा दिया, आप बताइए 60 रुपए एलपीजी में आपने बढ़ा दिया तो कह दिया अफवाह है। बोल दीजिए ये भी अफवाह है कि 60 रुपए बढ़ा नहीं है, ये विपक्ष अफवाह उड़ा रहा है कि 60 रुपए बढ़ गए हैं। कमाल है, जनता परेशान, उसकी चिंता नहीं है, बस विपक्ष को टारगेट करना है। अगर आपने विदेश नीति सही की होती तो मैं आपको बताता हूं, चाइना के साथ तो अभी आप ही गलबैयां कर रहे थे ना, झूला झुला रहे थे। उसके बाद हमारे कितने 20 जवान को उन्होंने शहीद कर दिया था। उसके बाद आप कहां गलबैयां करने गए? आप गए पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आप गए उनके क्या पाकिस्तान से मिलने के लिए उनके प्रेसिडेंट से, लौट के आए तो क्या हुआ? पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ और पहलगांव भी हो गया। कौन है जिम्मेदार? अब आगे आप उनके पीछे, अमेरिका के पीछे। अब की बार ट्रंप सरकार, फिर क्या हुआ? ट्रंप सरकार ने क्या किया? जैसी ट्रंप सरकार आई, यहाँ पे 150% का टैरिफ बढ़ा दिया, फिर 18% कर दिया, 125 अभी भी कर रखा है, पहले 2-3% लगता था। अब चले जाइए आप ईरान के पास आ जाइए। ईरान से हमारे संबंध हमेशा से अच्छे थे, कभी खराब नहीं थे। ईरान चाहे 1990 हो चाहे 1999 हो, जब तालिबान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं थे, तब भी वो कहता था नहीं, जो हिंदुस्तान है वो सही है, हिंदुस्तान हमारे साथ ही खड़ा दिखाई देता था। आपने ईरान के साथ रिश्ते अपने खराब किए। चारवा जो वहाँ पोर्ट है, किसने आपके साथ बना रहे थे? ईरान के साथ चारवा पोर्ट इसलिए बना रहे थे कि हम वहां से अपना माल आसानी से ले जाते, पाकिस्तान ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपने ईरान से रिश्ते क्यों खराब किए? आप चले गए इजराइल मिलने के लिए। तो सवाल उठता है कि आपकी जिम्मेदारी बनती थी, आपके रिश्ते आपको इजराइल से भी अच्छे रखने थे, ईरान से भी रखने थे, अमेरिका से भी रखने थे। आप किसी एक अपने रिश्ते अच्छे क्यों नहीं रखे? छोटा सा जवाब, फिर मैं सप्पल साहब के पास जाऊंगी। नहीं, एक सेकंड और ज्यादा नहीं है। हम कह 1 सेकंड और ज्यादा नहीं, 1 सेकंड। हमने कहा रूस से हमेशा से हमारे रिश्ते अच्छे थे, हमेशा से हम रूस से सस्ता तेल हमें मिलता था। ईरान तो हमें रुपए में भी तेल बेचता था, लेकिन रूस हमें डॉलर में देता था, लेकिन $4 से $5 सस्ता देता था। आज क्या हो गया? रूस से आपने खरीदना कम कर दिया अमेरिका के डर के मारे। पहले 2025 में हमने 2.1 मिलियन
आपने बैरल खरीदा था, पता ही नहीं अब है उसको इनको घटा क्या के आपने 1.16 मिलियन बैरल आपने कर दिया था जनवरी में। इसके मतलब आपने रूस से खरीदना कम किया, अब रूस आपने 10% बढ़ा के बेचेगा, क्योंकि आपने रूस का सम्मान नहीं किया। आपने अमेरिका से कहने पर रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया था, इसे मैंने सॉरी कम कर दिया था। सवाल है आप रिश्ते नहीं अच्छे रखते किसी देश से, और फिर अब उसका जिम्मेदार कौन होता है? जब देश में हाहाकार मचता है तो विपक्ष को जिम्मेदारी फैलाने लगते हैं, फिर आप चले जाएंगे 1947 में। अनुराग जी 10 सेकंड हो गया, ठीक है, चलिए जवाब दीजिए। गौरव भाटी जी छोटा सा जवाब, मैं सप्पल साहब के पास जाऊं। अरे हो गया। देखिए, सबसे पहला सरकार की जिम्मेदारी क्या है, मैंने आपको बताया। झांसी में कार्रवाई हुई, 524 सिलेंडर पकड़े गए। हापुड़ में 32, जिसमें अब्दुल रिहान समाजवादी पार्टी का लीडर ही जमाखोरी कर रहा था। कोई उत्तर आया? इन्होंने कहा जिम्मेदारी सरकार की है। क्या समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है कि उनका लीडर ऐसा ना करे? अरे मदद नहीं कर सकते आम जनता की, कम से कम होर्डिंग तो ना करो। होर्डिंग रोकना तो सरकार का काम होता है सर। मैं होर्डिंग रोकना तो गौरव जी सरकार का काम है। अंजना जी, तीसरा उदाहरण भी दे रहा हूं, अगर टोका ना जाए। तीसरा उदाहरण, कानपुर में 49 सिलेंडर ये पकड़े गए। होर्डिंग जहां जहां भाजपा की सरकार है कार्रवाई कर रही है, लेकिन दुख की बात क्या है, जहां विपक्ष की सरकारें हैं, ये लोग तो चाहते हैं कि क्राइसिस हो, पैनिक हो, और इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये चिंताजनक है। दूसरी बात, कोविड का समय याद करिए, जब टीका आया तो समाजवादी पार्टी ने क्या कहा? ये बीजेपी का टीका है, पैनिक क्रिएट करने की बात करी। मुलायम सिंह यादव जी ने स्वयं वो टीका लगाया। तीसरी बात इन्होंने करी एलपीजी की। आपको मालूम है एलपीजी के दाम जनवरी 2014 में 1241 रुपए था, 300% गैस बढ़ी थी, और अभी 913 रुपए है। और ये नॉन सब्सिडाइज गैस की बात कर रहे हैं। कब ज्यादा थी? जब ये समर्थन कर रहे थे। और अंत करूंगा, रूस की बात करते हैं और झूठ बोलते हैं। रूस से हम लोग प्रतिदिन 20 लाख बैरल तेल ले रहे हैं। एक दिन ऐसा बता दे पिछले 5 माह में जब रूस से इंडिया ने इंपोर्ट ना किया। और तीसरी बात, 2026 में सबसे ज्यादा तेल कहां से लिया है? रूस से। चौथी बात, कांग्रेस की सरकार में 1% लिया जाता था, हमारी सरकार में 35 से 25%। अब आप बताइए, सवाल कांग्रेस से नहीं पूछे जाने चाहिए। ठीक है गुरदीप जी, 2 बातें देखिए। मुख्य तौर पर विपक्ष को इस बात पर रिसर्च करना चाहिए कि कहां से सबसे सस्ता तेल भारत के लिए मिले, वही भारत के हित में। रशिया से क्यों नहीं खरीद रहे? रशिया से ही कम क्यों कर रहे? रशिया से तो आप भी 1% के आसपास ही खरीदते थे कच्चा तेल। सवाल तो सबसे कम कीमत का होना चाहिए ना गुरदीप जी। देखिए, पहला सवाल पे जवाब जरूरी है, संतुलन वाली बात, फिर तेल की बात। आपने कहा कि क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन बना पा रहा है। अभी मोदी जी ने कल ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की और ट्वीट किया। 24 घंटे होने को हैं, ईरान ने उस ट्वीट का जवाब तक नहीं दिया है। ईरान के राष्ट्रपति की ओर से कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं आया, जबकि परसों रशिया और पाकिस्तान के जब राष्ट्रपतियों ने की थी तो ईरान के राष्ट्रपति ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया। तो आप ईरान को अब खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरानी भाषा में ट्वीट लिखकर खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ट्रंप को खुश करने की कोशिश हो रही थी, ना ट्रंप खुश हुए ना ईरान के राष्ट्रपति खुश हुए। दूसरी बात, अभी ईरान के विदेश मंत्री की लगातार 4 बार या 5 बार बात होगी भारत के विदेश मंत्री से। आज जो बात आई उसमें लिखा, भारत के विदेश मंत्री ने भी और ईरान के विदेश मंत्री ने भी 2 बातें। एक बात, ईरान ने कहा कि भी आप ब्रिक्स और मल्टीलेटरल जो संस्थाएं हैं उसका इस्तेमाल होना चाहिए नेगोशिएशन में और आगे के सुलह में। जयशंकर कहते हैं भारत की ओर से ब्रिक्स की बात हुई, वो भूल जाते हैं कि ब्रिक्स के जो अध्यक्ष हैं वो भारत है। नरेंद्र मोदी आज चेयर संभाले हैं, 14 दिन हो गए, ब्रिक्स की ओर से एक स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ। आज आप जाके क्यों कर रहे हैं अंजना जी? उसकी वजह है क्योंकि नरेंद्र मोदी ट्रंप के और नेतन्याहू के झांसे में आ गए थे कि ये युद्ध जो है 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। जैसे ट्रंप और नेतन्याहू मान के बैठे थे ना खत्म हो जाएगा, वो मोदी कन्विंस हो गए थे। अपने भारत की इंटेलिजेंस, अपने यहां की समझदारी को भूलकर उन्होंने ईरान को दरकिनार लगा दिया। आज 14 दिन बाद समझ में आ रहा है कि ईरान तो हारा नहीं। अब समझ में आ रहा है कि तेल का संकट हो रहा है, एलपीजी का संकट हो रहा है, फर्टिलाइजर का संकट हो रहा है। तो अब ईरानी में ट्वीट किया जा रहे हैं, लेकिन वहां से साइलेंस है, वहां से जवाब नहीं आ रहा। ठीक है, इसी का जवाब देंगे। बनाना नहीं बोलते हैं, इसको थूक कर चाटना बोलते हैं, थूक कर। ठीक है। दूसरी बात, अभी आप आ जाइए, पूरा कर लीजिए। गौरव जी ने बात बोली, बिल्कुल जहां से सस्ता तेल मिले वहां से लेना चाहिए, बिल्कुल सही बात बोली आपने। रशिया से सस्ता तेल मिल रहा था, आपको मालूम है, दुनिया से $25 से $30 प्रति बैरल सस्ता मिल रहा था।
अमेरिका ने दबाव डाला तो 6 महीने पहले तेल कम करना शुरू कर दिया, 35% से 20% आ गए। 2 फरवरी को जब ये पता था कि युद्ध होने वाला है, ये बात अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में और सारे इंटेलिजेंसिया में ये थी कि युद्ध हो सकता है, ठीक उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप साहब को बोल दिया कि हम रशिया का तेल नहीं खरीदेंगे। अब गौरव जी कहेंगे बंद तो हुआ नहीं। अरे 2 तारीख को फैसला किया नहीं खरीदने का, तो वो तो इंप्लीमेंट होना था 6 हफ्ते 8 हफ्ते बाद, कि 2 के बाद के ऑर्डर रिफ्लेक्ट होते हैं 6 से 8 हफ्ते बाद। अभी जो तेल आ रहा है वो उससे पहले ऑर्डर दिए हुआ है, लेकिन यहां पे भी अब आपने अमेरिका से परमिशन मांगी और परमिशन मांग के आप तेल ले रहे हैं। जो मेन क्रक्स है सत्तर साहब की बात का, वो है ना ईरानी अपना हुआ ना अमेरिका, ऐसे में ये काहे का संतुलन। अच्छा बोल लीजिए लाइन और बोलूंगा, बोल लीजिए अंजना जी, एक लाइन और बोलूंगा। गौरव जी ने बोला स्टेट गवर्नमेंट्स का काम है, इन्होंने अटैक किया विपक्ष के स्टेट गवर्नमेंट्स पे कि वो क्यों नहीं कर रहे। गौरव जी को अपने पेट्रोलियम मिनिस्टर का कल संसद में दिया गया वक्तव्य पढ़ देना चाहिए। आखिरी पैरा में उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स, विपक्ष की स्टेट गवर्नमेंट का नाम लेके तारीफ की है कि वो कोऑपरेट कर रहे हैं। गौरव जी टीवी पे आके झूठ मत बोलिए, संसद में जो बोला गया उसकी बात। गौरव जी अब जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो कोऑपरेट कर रहे हैं इस पे ही बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने अभी 2011 का एक तस्वीर डाल के कहा देखिए ये कतारें लगे हुई हैं, और उसके बाद पता चला कि वो तस्वीर 2011 की थी जब कांग्रेस का शासन था, जब गैस के सिलेंडर की उपलब्धता होती नहीं थी। तो ये तो आपका कोऑपरेशन है। निकम्मी निठल्ली विपक्ष है ये, और ये विपक्ष ऐसा है जो चाहता है कि पैनिक हो, और पैनिक होगा नहीं। दूसरी बात, गुरदीप जी का मैं धन्यवाद देता हूं, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। कम से कम ये स्वीकारा कि 35% से लेके 20% तक जो हमने आयात किया है कच्चे तेल का, वो रूस से किया है। फिर राहुल गांधी क्यों कहते हैं सरेंडर मोदी? 20% तो तब भी है, और आपके समय में 2 फरवरी से पहले किया है। बीच में नहीं। मैं अपनी बात करूंगा और आप अपनी बात करेंगे, क्रमवार तरीके से करेंगे। तो मैं सबसे पहली बात दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूं, गुरदीप जी ने आज तक पे माना कांग्रेस की सरकार केवल 1% तेल रूस से कच्चा तेल लेती थी, और हमने उसको बढ़ा के 35 से 20% किया। अब मैं आपको चुनौती दे रहा हूं गुरदीप जी, डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार 5-6 माह पहले कहा कि रूस से कच्चा तेल नहीं लिया जाएगा, लेकिन आप एक दिन बताइए, केवल एक दिन 6 महीने में जब कच्चा तेल भारत ना आया हो, ये क्या दर्शाता है? हमारे पास रीढ़ भी है और हम वो काम करते हैं जो भारत के हित में होता है। तीसरी बात एलपीजी की, मैं आपको गुरदीप जी याद दिलाता हूं, मैंने 1241 रुपए बताया जनवरी 2014 में। आपको मालूम है गैस के सिलेंडर का रेट 1000 रुपए पहुंचा। मनमोहन सिंह जी से पत्रकारों ने पूछा 1000 रुपए गरीब आदमी कैसे देगा? उन्होंने कहा पैसे पेड़ों में नहीं लगते हैं। और रेणुका चौधरी जी जो मंत्री थी, उन्होंने कहा गरीब 1000 रुपया भी नहीं दे सकता। आज 12 साल बाद एलपीजी का सिलेंडर का रेट क्या है? 913 रुपए। 913 रुपए आप सोचिए, उस पे आप शोर मचा रहे हैं, और आपके समय में 1241 था। तीसरी बात, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी को ये नहीं चाहिए कि वो अपील करें, पूरे देश में करें, और मुख्यमंत्री जहां पे आपकी सरकार है कहें कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार मिलके जो हमने बात कही, गैस के सिलेंडर की कमी नहीं होने देंगे। पीएनजी जो सप्लाई है पाइप्ड गैस से, वो आता रहेगा। आप भी अपील करें, लेकिन नहीं, जब टीका भी आया था कोविड का, तब भी एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं अंजना जी प्लीज। आप याद करिए, जब टीका आया था कोविड का, तो सोनिया गांधी जी ने छुप छुप के लगवाया, राहुल गांधी जी ने छुप छुप के लगवाया, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा था? ये टीका खतरनाक है, मत लगवाना। अब ये पुनः वही कर रहे हैं। मैं केवल एक बात कहता हूं, चिंता की कोई बात नहीं है। अगर ये चैलेंज है, ये कोई ऐसा नहीं है क्राइसिस है, ये चैलेंज है, और इस चैलेंज को ओवरकम करेंगे तो हम लोग करेंगे, और सप्पल साहब एक छोटा सा जवाब से अब लौट रही हूं गौरव जी, उसके बाद धीरेन्द्र जी आपके पास आऊंगी। सप्पल साहब, पहली बात एलपीजी की प्राइसिंग, 1241 रुपए का रेट था गौरव जी, उस पर 600 रुपए सब्सिडी थी। सब्सिडी कितनी होती थी उन दिनों, जबकि अंतर्राष्ट्रीय तेल जो है वो $145 पहुंच गया था, और बाजार में तेल मिल रहा था 72 रुपए लीटर। क्यों मिल रहा था? क्योंकि यूपीए ने 10 साल में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 10 साल में 10 लाख करोड़ रुपए का टैक्स लिया, और 9 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी में रिटर्न कर दिए। 10 लाख टैक्स लिया, 9 लाख रिटर्न किए सब्सिडी में।
मोदी सरकार ने सेम पीरियड में 42 लाख करोड़ रुपए का टैक्स दिया और सब्सिडी दी 1,70,000 करोड़ की, यानी सिर्फ 4% सब्सिडी दी, और यूपीए के टाइम पे 45% सब्सिडी वापस मिलती थी, ये भूलिए मत। अब दूसरी बात पे आई है, आपने कहा ईरान से आप रशिया से 1% लेते थे, क्यों लेते थे? क्योंकि ईरान का तेल सस्ता था, और ईरान का तेल तब लिया जब 2013-12 के अंदर अमेरिका ने तब भी बोला था भारत को कि आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ईयू के प्रेसिडेंट के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हम ईरान से तेल खरीदेंगे। अमेरिका ने लगा दिए सैंक्शन लगा दिए, तो डॉलर पे पेमेंट बंद हो गई। मनमोहन सिंह जी ने ईरान से समझौता किया कि रुपए में हम ट्रेड करेंगे, तो अभी रशियन ऑयल पे भी तो सप्पल साहब नए सैंक्शंस लगाए। एक मिनट, अब रशियन ऑयल पे भी तो सैंक्शंस लगाए, दो सबसे बड़ी कंपनियों पर अमेरिका ने। मनमोहन सिंह जी ने सैंक्शन नहीं माना। नहीं अंजना जी, बात पूरी करने दीजिए। अंजना, बात पूरी लास्ट लाइन बोलूंगा। जल्दी बोलिए। मनमोहन सिंह जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला हम अमेरिका का दबाव नहीं मानेंगे, हम रुपए में ट्रेड करेंगे। मोदी जी ने ट्रंप के दबाव का एक लाइन में जवाब दिया हो तो बता दीजिए। ट्रंप जलील कर रहे हैं, जेलों में बंद करके वापस भेजते हैं। ट्रंप मोदी जी को विपक्ष है देश में, विपक्ष है देश में, तो ऐसी स्थिति में वो आवाज तो उठाएगा ही ना। अगर आम आदमी को सिलेंडर की दिक्कत होगी तो उनकी आवाज तो विपक्षी बनेगा ना। आवाज बने, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है, लेकिन जो आपने आज सब्जेक्ट रखा है कि बैलेंस डिप्लोमेसी में भारत आज अपने आप को केंद्रित करके और संतुलन की राजनीति कर रहा है, कूटनीति कर रहा है पूरे दुनिया में। रूस और अमेरिका के बीच में भी संतुलन बना के रखा है, यूक्रेन के युद्ध में भी तटस्थ की भूमिका में रहे, और G20 में किस तरह से लीड किया है ये भी दुनिया ने देखा है। तो आज हम पूरे दुनिया में जो एक विश्व मित्र और भरोसेमंद देश का अपना उभार करके मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ा है, आप उस पर सवाल कर रहे हैं। और आज वैसी बैलेंसिंग नीति का दिन है कि हमें न रूसिया रोक रहा है और हरमुज स्टेट भी हमारे लिए खोला जा रहा है, लेकिन विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी नहीं, गैर जिम्मेदारी वाला काम कर रहा है कि जहां पे अगर 24 दिन 21 दिन में लाइन लगा करके गैस लेने के लिए अगर कोई नीति बनाई जा रही है, जबकि 72 दिनों का स्टॉक गैस और पाइपलाइन में हमारे पास मौजूद है, लेकिन अगर आदमी अफरा तफरी में पहला सिलेंडर होते हुए भी दूसरा इस डर से भरवाने के लिए लाइनों में आ जाता है, तो ये कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अंजना जी, विपक्ष के लोग जिम्मेदार हैं। और कहते हैं कि टीवी पर आपने गलत दिखाया है। अरे भाई, आप अगर गुमराह करेंगे, इसी देश में कांग्रेस ने नमक के लिए भी लाइन लगाई है अंजना जी, इसको भूला नहीं जा सकता है। और आज भारत की ये देन है कि हम मजबूती से चाहे सैन्य शक्ति को बढ़ाएं, अपने डिप्लोमेसी को मजबूत कर रहे हैं, अपने लोगों का विश्वास जीत रहे हैं, और 140 करोड़ लोगों का तो विश्वास जीत ही रहे हैं, दोस्त बना ही लिया है। विश्व के तमाम राष्ट्राध्यक्षों का भी विश्वास जीता है। इसीलिए दुनिया में हम विश्व मित्र के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और अनुराग जी, लोग अगर धैर्य पूर्वक रहे तो मुझे सवाल है कि ये स्थिति सामान्य स्थिति नहीं है। क्या ये, एक सेकंड, सामान्य स्थिति नहीं है? कुछ ऐसे मौके होते हैं जब सबको एकजुट होकर बढ़ना ही पड़ता है। पैनिक नहीं फैलाना चाहिए, अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, 2011 की फोटो नहीं डालनी चाहिए जिसको फिर डिलीट करना पड़े। क्या इस जवाबदेही से आप भाग सकते हैं? बीजेपी की वैक्सीन है, बोला था ना, फिर वही वैक्सीन पूरे देश को लगा। अनुराग जी, आप मुझे बोलने दीजिएगा, 1 मिनट बोलने दीजिएगा। 2023, 2024, 2025 में $12.9 मिलियन की बचत हुई थी जब हम रसिया से तेल इंपोर्ट कर रहे थे। शायद ये भूल रहे हैं, क्योंकि रसिया में सस्ता तेल दे रहा था, और अब जब तेल महंगा देगा तो आप समझ सकते हैं ये इनका बैलेंस राजनीति थी। जब यहाँ पे हमने बोला चाबहार पोर्ट बनता, आज चाबहार पोर्ट रुक गया बनने से। किसकी वजह से? हमारी नीति की वजह से। स्टेट ऑफ हार्मोन का आप देख लीजिए क्या हालत होगी कि हमारे शिप नहीं आ पा रहे हैं। ये इनकी बैलेंसिंग है। दूसरी बात, जो अभी बात करें तो कोविड की, इन्होंने ये सरकार है ना, इसको कहते हैं कतार में लगाने वाली सरकार। ये जनता को कतार में रखना चाहती है, ये कतार से बाहर ही नहीं आने दे रहे हैं। कभी कोविड में आप देखो, यहाँ गैस सिलेंडर लेने के लिए, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने के लिए लोग कतार में लगे रहे। बेड हॉस्पिटल मिल जाए उसके लिए तड़प तड़प के लोगों की जान निकल गई, बेड तक नहीं मिला, कतार में बने रहो। फिर नोटबंदी कर दी, उसमें कौन सी भाई विदेश पॉलिसी शामिल हो रही थी बताइए? नोटबंदी में तो कोई आफत नहीं थी ना, फिर नोटबंदी आधी रात को क्यों कर दी गई थी? उसमें तो कोई, हमें नहीं लगता कोई इस पे खतरा था विदेश से। फिर लोग लाइन में लग गए, कतार में लग गए, फिर नोट बदलने के लिए कतार में लग गए, फिर लोगों की मौतें हो गई, उससे भी नहीं मन भरा, फिर लॉकडाउन में भी कतार में लगा दिया।
भाई ये सारी ट्रेनें, बस, जहाज अचानक बंद, फिर लोग पैदल चल रहे थे कतारों में, उनकी मौतें हो गई। तो सवाल उठता है कि आपको तो पूरे हिंदुस्तान को 2014 के बाद से कतार में ही लगा रखा है, उनको काम ठीक है, इसी का जवाब ले रही हूँ। वो कह रहे काहे का ये संतुलन, ठीक है, नहीं आप एक मिनट नहीं, अब जल्दी से जवाब लेना है क्योंकि आगे बढ़ेंगे। जल्दी से गौरव जी उनकी बातों का जवाब दीजिए, काहे का संतुलन वो कह रहे हैं जब कतार में ही आप सब लोगों को अब खड़ा कर रहे हैं? तो देखिए अंजना जी, मैं फिर से पुनः एक बात कहूंगा, विपक्ष की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है लोकतंत्र में। समाजवादी पार्टी अनुराग जी उंगली मत दिखाइए, आ रही हूँ अभी ऑडियो डाउन है, आप ही का जवाब लूंगी प्लीज। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये नहीं बता पाए जनता को कि अब्दुल रिहान जो इनके नेता हैं वो क्यों कालाबाजारी कर रहे हैं। सरकार की बिल्कुल जिम्मेदारी है, मैंने बताया किस तरह से कार्रवाई हो रही है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के नेता स्वयं ब्लैक मार्केटिंग करेंगे? दूसरा, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा 2011 की तस्वीर पैनिक फैलाने के लिए क्यों डाली, क्यों दिखाया कतारें हैं झूठ बोलने के लिए, फिर डिलीट करी, अभी तक उत्तर नहीं आया। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए इनको ये भी नहीं पता है मिलियन और बिलियन में फर्क कितना होता है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे 12.9 मिलियन US $का फायदा हुआ। नहीं अंजना जी, 2022, 23, 24 इसमें जब हमने रूस से आयात किया तेल, जिसका कांग्रेस और समाजवादी पार्टी विरोध करती थी, तो हमें 12.9 बिलियन US का, मिलियन नहीं 3 जीरो खा गए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और आज तक हमें 25 बिलियन US का फायदा हुआ है और आज भी हम लोग आयात कर रहे हैं। ये दिखाता है किस तरह से हमारी विदेश नीति में स्थिरता भी है और दृढ़ता भी है। तीसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता को बता दूं, 1241 का गैस सिलेंडर मैं कंपेयर कर रहा हूं मार्केट का, सब्सिडी से सब्सिडी का करेंगे और मार्केट से मार्केट का। आपने कैप लगाया 6 ही रिफिल होंगी। मनमोहन सिंह जी ने कहा पैसे पेड़ों में नहीं लगते, रेणुका चौधरी ने उपहास उड़ाया, लेकिन आपने कोई उत्तर नहीं दिया। और आपको मालूम है 1,20,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड छोड़ गए, जिसका भुगतान 2026 तक 12 साल से हमारी सरकार कर रही है। करीब 3,30,000 करोड़ रुपए हम दे चुके हैं वो ऑयल बॉन्ड के जो इन्होंने खरीदे थे। और इनके समय में ऑयल रिजर्व 2008 और 2011 में कितना था अंजना जी? 0 अंडा। हमने 8 सप्ताह का ऑयल रिजर्व रखा है। इसलिए हम कहते हैं कि पैनिक की आवश्यकता नहीं है। भारत वो देश है जो अपना भी उत्पादन बढ़ाएगा। और डाइवर्सिफिकेशन पे मैं एक बात कह के अपनी बात अंत करूंगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 14 दिन पहले तक 65% जो है हमारा तेल आता था। आज हमने डाइवर्सिफिकेशन इतना किया है दूसरे देशों से कि वो 35% हो गया है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है हमारी विदेश नीति परिपक्व है और समय के हिसाब से बदलना जानती है। और यही डाइवर्सिफिकेशन इनके समय में नहीं हो पाया था जब ये गल्फ कंट्री से ही तेल मंगवाते थे। ठीक है, इसका जवाब तो सफल साहब को देना है, लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया था जल्दी से अनुराग जी। 10 सेकेंड। ठीक है, उन्होंने हमें करेक्ट किया, हमने गलती से मिलियन बोल दिया, चलिए धन्यवाद आपको। दूसरी बात, इन्होंने बोला, हमने कहा ईरान पे जो हमला हुआ, ईरान के क्या झगड़ा क्या था कि आप लड़कियां वहां हिजाब नहीं पहनेंगी। मानी आपकी बात नहीं पहनेंगी, इसलिए आपने उसके साथ युद्ध छेड़ दिया। लेकिन आपने तो 163 बच्चियों को मार डाला। हिजाब तो अलग बात है, आपने बच्चियों को ही मार डाला। क्या इसके बारे में आप माफी नहीं मांगेंगे? आपको नहीं बोलना चाहिए कि सरकार आपको नहीं माफी मांगे, अमेरिका को नहीं माफी मांगनी चाहिए? 163 बच्चियों को आपने मार डाला अमेरिका ने, यह शर्म की बात नहीं है? आप हिजाब नहीं पहनने की बात कर रहे थे, वो तो चलो समझ में आता है कि आप बच्चों को खत्म कर देंगे, ये समझ में नहीं आता। कम से कम इसमें मानवता के नाते आपको हमारी भारत की सरकार को बोलना चाहिए था कि 163 बच्चियों को जो हत्या हुई है अमेरिका जिम्मेदार है। इसके ऊपर में आपको अमेरिका को ला के दिखानी चाहिए। बच्चियां चाहे किसी भी जाति धर्म की हो, बच्चियां तो बच्चियां होती है ना। की बात सुनिए, आप उसका शोक व्यक्त नहीं कर पाए। आप कितने दिनों बाद दूसरे देशों ने कर दिया, इटली के राष्ट्रपति ने कर दिया, लेकिन आप नहीं शोक व्यक्त कर पाए। हमारे लिए बच्चियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बच्चियां चाहे किसी भी देश की हो, कोई भी बच्चियां हो। आप ठीक है, आप लोग बच्चियां करके इसको ये मत दिखाइए बच्चियों की बात। अनुराग जी, जब इजराइल में आतंकी हमला हुआ, उसी हमास का जिसको ईरान पालता है, तब तो आप लोग जय फिलिस्तीन फिलिस्तीन कर रहे थे। तो सबको देखना पड़ेगा ना कि जब आम लोग मरते हैं तो कौन कैसी पॉलिटिक्स करता है अपने हिसाब से। तब भी हमने बोला था,
क्या बोला था? मानवता की हत्या से बड़ा कोई हत्या नहीं हो सकती और नहीं होना चाहिए, युद्ध बंद होना चाहिए। तब भी बोला था हमने, इजराइल को ही बोला था, हमास को ही बोला था। हम बीजेपी की तरह नहीं है कि हम नहीं अमेरिका के पीछे पीछे चलेंगे, नहीं आपकी बात ट्रंप सरकार करेंगे, उसके बाद ट्रंप हमारे पर 150% टैरिफ लगा देगा। धीरेन जी हाथ उठा रहे हैं बहुत देर से। धीरेन जी जल्दी से, फिर सप्पल साहब बोलेंगे। धीरेन जी। अंजना जी, इजराइल के साथ अगर रक्षा तकनीक को हम बढ़ा रहे हैं तो फिलिस्तीनी अधिकारियों का भी भारत समर्थन कर रहा है। और जिस तरह से इस गैस के मुद्दे पर जितना सचमुच में दिक्कत नहीं, उससे ज्यादा इन लोगों ने पैनिक कर करके देशवासियों को रखा है। और देशवासियों को पैनिक रख करके पिकनिक आपको मनाने नहीं देंगे। यहाँ के लोग पैनी नजर बना के रखे हैं, इसीलिए हर वो नैरेटिव जो ये गढ़ने का प्रयास करते हैं, एक एक कर करके धाराशाही हमारे 140 करोड़ लोग करते हैं और फिर इस आपदा में अवसर ये बनाने का काम करे। यह विषय राजनीति का नहीं है। और कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे कि मनमोहन सिंह जी की कई ऐसी योजनाएं अच्छी थी, मैं मान सकता हूं, लेकिन उनको भी आदरणीय राहुल गांधी जी और सोनिया जी ने इज्जत नहीं देने का काम किया है। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री को कोई इनसे उम्मीद नहीं है और न देशवासियों को उम्मीद है कि आदरणीय मोदी जी के बारे में ये दो शब्द अच्छा कहे। भाई मुझे ये बताइए कि देश मजबूत होगा, प्रधानमंत्री को कमजोर करेंगे, ये दोनों चीज एक साथ कैसे हो सकता है? कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं जानना चाहता हूँ अंजना जी आपके माध्यम से। ठीक, जवाब दीजिए। भारत अकेला देश था दुनिया का जिसके ईरान से संबंध थे, इजराइल से संबंध थे, अमेरिका से संबंध थे, फिलिस्तीन से संबंध थे, यूएई से थे, सऊदी अरेबिया से थे, सबसे थे। भारत अकेला देश था जिसके लोग ईरान, फिलिस्तीन, इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, दुबई, कतर, बहरीन सब जगह काम करते हैं और प्रभावशाली हैं। मोदी सरकार के पास ऑप्शन था कि अपने प्रभाव को, अपने भारतीयों के प्रेजेंस को, अपने रिश्तों को इस्तेमाल करके होर्मुज से ईरान से समझौता करके अपने शिप निकालते जैसे चाइना के निकल रहे हैं। लेकिन आप इस चक्कर में रहे कि हम अमेरिका के साथ हो जाएं, ईरान तो खत्म हो रहा है। अब आप वो जो बात करने का मौका 15 दिन पहले था, अब आप उसको रिवाइव कर रहे हैं। लेकिन अब ईरान, एक मिनट, अब ईरान जो है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हो सकता है 2-4 दिन में अब आपके जो है अनुनय विनय काम आए, लेकिन भारत की जो विरासत थी उसको मोदी सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया। अब दूसरी बात आ जाइए, इन्होंने बहुत सारी बातें बोली बराबर दीजिए, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, पैसे, ऑयल बॉन्ड, उनको कंप्लीट करने दीजिए, मैं जवाब लूंगी आपसे। लेट हिम कंप्लीट। बोलिए गुरदीप जी। गौरव जी, ऑयल बॉन्ड इश्यू हुए थे वाजपेयी जी से लेके मनमोहन सिंह जी के टाइम तक। 2,65,000 करोड़ का आपने भुगतान किया मोदी सरकार ने 10 साल में, लेकिन बदले में 42 लाख करोड़ वसूला, यानी कुल 5% भुगतान किया, 95%। और वसूला कैसे, क्यों वसूला बोलता हूं? 10 साल मनमोहन सिंह जी के टाइम में जितना टैक्स एक्साइज से वसूला गया था पेट्रोलियम में, मोदी जी ने पेट्रोल पे 350% बढ़ा दिया और डीजल पे 380% बढ़ा दिया। और वो टैक्स जो सस्ता तेल मिल रहा था रशिया से, वो तो गया अंबानी और ऑयल कंपनीज के खाते में, लेकिन टैक्स बढ़ा के पैसा वसूलते हैं जनता के साथ। तो आप ये मत बोलिए। आप देखिए आपके फिगर्स। और अब आखिरी बात, आपने एक बात और बोली, कांग्रेस ने पोस्ट किया था रशिया से तेल का, कब किया था पोस्ट बता दीजिए। ऐसी गलत बयानी मत कीजिए गौरव भाई, ऐसी गलत बयानी नहीं। कांग्रेस, चलिए अब जवाब दीजिए। ना केवल रशिया से तेल, देखिए कांग्रेस ये भी कह सबसे पहले प्लीज अंजना जी शांत जी, जवाब सुनिए, आप बोलिए पूरा। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बता दें, मैंने बताया किस तरह से इन्होंने 1,22,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड, जिसका भुगतान हमने किया 3,30,000 करोड़ रुपए, ये दिया, ये इनकी नीति थी। और जहां ये कह रहे हैं कि इतना आपने कर में वसूला, तो मैं आपको जानकारी दे दूं, 54 लाख करोड़ हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में, स्कीम्स में लाभार्थियों को दिया है। वैट हमारे जो भाजपा शासित राज्य है उन्होंने कट किया पेट्रोल पे, डीजल पे, कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया, बढ़ा दिया हिमाचल ने और कर्नाटका ने। और साथ में एक्साइज केंद्र की सरकार ने कम किया। दूसरी बात, आप कहते हैं गलती हो गई, शर्म नहीं आती राहुल गांधी को? गलती आप कब करते हैं? जब आपको पता है कि विस्फोटक स्थिति हो जाए, चिंगारी दो, बारूद बन जाओ। ये तरीका प्रधानमंत्री जी का, आपने कहा सर तन से जुदा, ट्वीट डिलीट कर दिया। प्रधानमंत्री जी की मां के लिए एआई वीडियो रिलीज किया, पटना हाईकोर्ट ने उसको हटवाया। किसानों का आंदोलन हुआ, आपने झूठी तस्वीर डाली, जो किसान आंदोलित थे आपकी प्रदेश के सरकारों में। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है आप चाहते हैं जेनजी बाहर आए, यहाँ पे आंदोलन गलत हो। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये ऐसी नीति है
जो राहुल गांधी भस्मासुर की नीति है, इसमें केवल इनको चुप कराइए अंजना जी, ये तरीका ठीक नहीं है प्लीज। मैं इनके बीच में नहीं बोला। भदौरिया जी आपके पास इसके बाद आऊंगी। ये तरीका ठीक नहीं है। आप लगातार बोलेंगे, आपके बीच में पूरे तो कोई नहीं टाइम बीच बोलता में वैसे बोलते हैं भदौरिया। ये, बदतमीजी है ये। बीच में क्यों बोल रहे हैं? इनको चुप कराइए पहले। आराम से गौरव जी बोलिए। हाँ तो इनको चुप कराइए। बीच में क्यों बोल रहे हैं जब मैं संपल जी की बात का जवाब दे रहा हूं? मेरे तरीका ठीक नहीं है भाई, डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं लोग। हम लोग अपनी बात रखते हैं, बीच में बोलने लगते हैं। आप चुप कराइए ना, फिर मैं बोलूंगा। पहले चुप करा लीजिए। अरे मेरे बीच में बोल रहे थे तब तो कुछ नहीं था, मैं हमने बोलने तो लगा एक बार तो भी नहीं बहुत बोला इनके परेशानी बीच हो गई। में। आपको भी पता है ना कि आपने वो कार्यक्रम कुछ भी देखा कर रहे है। हैं। अच्छा ठीक है, इनका मानसिक दिवालियापन है। चलिए अनुराग जी उनको कंप्लीट करने दीजिए, टाइम मत आप लोग ये कीजिए प्लीज। अनुराग जी वेट फॉर योर टर्न, जल्दी से खत्म कीजिए गौरव। हाँ धन्यवाद। तो मैं गुरदीप जी से बस एक बात कहूंगा। गुरदीप जी ने मुझे भाई बुलाया, वो भी मेरे भाई हैं, लेकिन गुरदीप जी ये बात जानिए, गलतियां सारी कांग्रेस पार्टी से ही क्यों होती है और ऐसे समय में होती हैं जब हमें आपकी मंशा पे शक होता है, देश को शक होता है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय में प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा दिखाया, ट्वीट डिलीट किया, बाद में माफी नहीं मांगी जनता से। प्रधानमंत्री जी की मां के लिए एआई जनरेटेड वीडियो निकाला बिहार इलेक्शन में। पटना हाईकोर्ट ने आपको फटकार लगा के हटवाने की बात करी। जब किसान आंदोलित थे तब आपने कांग्रेस शासित राज्य के किसानों का एक पिक्चर डाला रणदीप सुरजेवाला ने, जो झूठा निकला। मेरा सिर्फ आपसे इतना कहना है, ये जरूरी नहीं है आप विपक्ष में हैं तो हर चीज का विरोध करें। आप सकारात्मक भूमिका भी निभा सकते हैं। और युद्ध के समय में भी 14वां दिन है, उसके बावजूद भारत सबसे मजबूत स्थिति में है। एनर्जी क्राइसिस हम नहीं होने देंगे। आप चाहे साथ दे या ना दें, भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ। अब अनुराग जी अब आप बोल सकते हैं, जवाब दीजिए। अब सवाल यही है ना कि अगर आसपास के देशों में हम देख रहे हैं, तमाम देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, यहाँ पर स्थिति नियंत्रण में है, तो कुछ पॉजिटिव भी तो होगा ना जो करने की जरूरत है विपक्ष को। अनुराग जी देखिए, दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी नेगेटिव सोचती है, वो पॉजिटिव विपक्ष को लेती ही नहीं है। आप पॉजिटिव बोलिए ना, क्या करना चाहिए, पॉजिटिव बताइए। हमारी राय को आप नेगेटिव क्यों मानते हो? सुनो, मैं पॉजिटिव बोल तो रहा हूं। इन्होंने क्या बोला, इनकी नेगेटिविटी क्या होती? एक कोई ट्वीट किया, उसको डिलीट कर दिया, इस वजह से एलपीजी की लाइन नहीं दिखाई जा रही है। अरे उसकी वजह से लाइन थोड़ी लगी। लाइन तो आप चले जाओ, बम्बई में देखने को मिल रही लाइन लगी है, दिल्ली में लखनऊ में आ जाओ लाइन लगी है। अभी लाइन को नहीं झुटला सकते आप ना। जो हमारे फूड स्ट्रीट होते हैं वो सारे वेंडर बंद हो गए, उनके पास गैस नहीं है और वो बेरोजगार हो गए। लाखों लोग, माने कितने हजारों लोग बेरोजगार हो गए। सोचिए आप, उनकी रोटी घर में कैसे चलेगी? चलो एलपीजी की कुछ लोग तो लाइन लग के ले लेंगे, अब जिनका रोजगारी छिन गया वो क्या करेंगे? यहाँ पे आप देखो, बॉम्बे में रेस्टोरेंट और होटल एसोसिएशन ने बोला है साफ साफ कि 20% हमारे रेस्टोरेंट बंद हो गए। अब जो बंद हो गए उनसे तो रोज लोग बेरोजगार हो गए, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये खाली कहते रहते कांग्रेस 1947 में नेहरू जी जिम्मेदार और यूपीए की सरकार में हुआ था, फलाने ने ये बोला था। अरे उससे घर का चूल्हा नहीं जलेगा। आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। जब से आपसे सवाल पूछा जाता है आप विपक्ष की सरकार को कोसना शुरू कर देते हो। अगर विपक्ष की सरकार के कोसने से एलपीजी की व्यवस्था ठीक हो जाएगी तो मैं आपके साथ चलिए बैठ के कोसता हूं विपक्ष को। बताइए क्या क्या बोलना है? विपक्ष को गाली देना है, खूब जी भर के गाली देते हैं। कल एलपीजी की व्यवस्था ठीक हो जाए, चलिए क्या बोलना है विपक्ष को? क्या क्या गाली देनी बताइए? आपके साथ मिलकर देते हैं विपक्ष को गाली, बस आपके साथ शर्त ये है। देखिए ऐसा है अंजना जी, गौरव जी, मुझे नहीं लगता कि सपा के प्रवक्ता को घरेलू गैस और इंडस्ट्रियल गैस या कमर्शियल गैस के बीच का फर्क पता है। भारत की सरकार ने नीतिगत फैसला लिया, प्राथमिकता घरेलू सिलेंडर को है। हर घर में गैस हो, हर किसी को रोटी मिले, ये सुनिश्चित करना हमारा काम है। दूसरी बात, कमर्शियल में 20% की कटौती की गई, इनको शायद फैसला नहीं पता। तीसरी बात, आज की खबर है, हमने अनुमति दी है कि जो कमर्शियल सेंटर्स हैं वो कोयले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि कम से कम फर्क पड़े। हाँ, क्योंकि बात यही है कि घरेलू प्रायोरिटी है, घरेलू सिलेंडर वो जरूरी है, लेकिन कई लोगों की रोजी रोटी भी इसी कमर्शियल सिलेंडर से चलती है। और ऐसे में अगर ये अन्य साधन खोले जा रहे हैं खाना बनाने के लिए उनके लिए, तो ये बेहतर ही कदम होगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के। देखते रहिए आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।